रात का एक अजीब सुकून होता है। हर आवाज धुंधली हो जाती है। शहर की रोशनियां धीरे धीरे बुझ रही होती हैं और इस खामोशी में जब सब कुछ थमा हुआ लगता है, तभी हम अपने सबसे गहरे सवालों के साथ अकेले रह जाते हैं। आज की रात मैं चाहता हूं तुम्हारे साथ उस जगह तक चलना जहां लॉजिक का कोई मतलब नहीं रहता, जहां सच और झूठ के बीच की लकीर गुम हो जाती है, जहां हम समझने की कोशिश तो करते हैं पर जितना समझते हैं उतना ही उलझ जाते हैं। उस जगह का नाम है क्वांटम वर्ल्ड। एक दुनिया जो न सिर्फ छोटी है बल्कि इतनी अनोखी है कि हर नियम, हर उम्मीद, हर रियलिटी वहां जाकर पिघल जाती है। क्या तुम तैयार हो? आंखें बंद कर लो, सांस गहरी ले लो और खुद को इस अजनबी लेकिन सुकून भरी दुनिया में बहने दो। सोचो जरा, एक कमरा है, बिल्कुल खाली, ना कोई खिड़की ना कोई दरवाजा, सिर्फ एक बॉक्स है और बॉक्स के अंदर कुछ पार्टिकल्स, छोटी छोटी चीजें जो तुम्हें दिखाई भी नहीं देती। तुम उस कमरे में खड़े हो लेकिन कुछ समझ नहीं आता क्योंकि सब कुछ सस्पेंडेड है, जैसे वक्त रुक गया हो, जैसे चीजें किसी फैसले का इंतजार कर रही हो। यह है क्वांटम फॉग, एक ऐसी अवस्था जहां कुछ भी तय नहीं होता। हर संभावना साथ साथ मौजूद होती है और सब कुछ एक ही वक्त में हो रहा होता है, लेकिन जब तक तुम उसे देखते नहीं हो तब तक कुछ भी तय नहीं होता। यह कोई फैंटेसी या साइंस फिक्शन की बात नहीं है। यह है हमारी दुनिया की असली वैज्ञानिक बुनियाद, क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स शुरू होती है अनसर्टेनिटी से। हमें सिखाया गया था कि दुनिया ऑर्डरली है, हर एक्शन का रिएक्शन होता है, हर चीज का रीजन होता है और अगर तुम पर्याप्त जानकारी रखते हो तो तुम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हो। पर क्वांटम दुनिया इस सब पर सवाल उठाती है। यह दुनिया के सबसे छोटे पार्टिकल्स के व्यवहार का अध्ययन है। इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और उनसे भी छोटी चीजें। इनके नियम बिल्कुल अलग हैं। ये पार्टिकल्स एक वक्त में दो जगह पर हो सकते हैं। ये पार्टिकल्स मौजूद होते हैं और नहीं भी होते जब तक तुम उनको ऑब्जर्व नहीं करते, यानी रियलिटी ऑब्जर्व होने का इंतजार करती है। तुमने कभी यह सोचा है कि अगर तुम किसी चीज को देखते नहीं तो क्या वह वैसे ही होती है जैसी तुम सोच रहे हो? क्वांटम मैकेनिक्स कहती है शायद नहीं। जब तक कोई पार्टिकल ऑब्जर्व नहीं होता तब तक वह हर संभव स्टेट में होता है। उसे कहते हैं सुपरपोजिशन। यह ऐसे है जैसे तुम रात में कोई कॉइन टॉस करो लेकिन उसे देखो मत। जब तक तुम उस कॉइन को देखते नहीं तब तक वह हेड भी है और टेल भी, दोनों साथ साथ। सिर्फ देखने से वह एक बन जाता है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन से। इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहां देखना ही तय करता है कि क्या सच है। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। क्वांटम दुनिया सिर्फ अनसर्टेनिटी तक सीमित नहीं है। यह हमें ले जाती है और भी गहरी जगह पर, जहां स्पेस और टाइम जो हमारे लिए एब्सोल्यूट लगते हैं वहां जाकर फ्लूइड बन जाते हैं, बिखर जाते हैं। आइंस्टीन ने एक बार कहा था, रियलिटी इज मियरली एन इल्यूजन ऑल्बिएट अ वेरी परसिस्टेंट वन। क्वांटम मैकेनिक्स उस इल्यूजन का राज खोलती है। सोचो, अगर हर चीज, हर परमाणु, हर अणु एक प्रोबेबिलिटी के रूप में एग्जिस्ट करता हो तो तुम क्या हो? तुम्हारी यादें क्या हैं? तुम्हारा डिसीजन क्या है? अगर तुम्हारे थॉट पैटर्न्स भी किसी पार्टिकल की पोजीशन जैसे अनसर्टेन हो तो तुम्हारा मैं कहां है? क्या तुम वाकई अपने फैसले लेते हो या सब कुछ एक प्रोबेबिलिटी वेव के कोलैप्स का नतीजा है? क्वांटम दुनिया में एक अजीब तन्हाई है। जब तक हम किसी सिस्टम को ऑब्जर्व नहीं करते तब तक उस सिस्टम का कोई फिक्स स्टेट नहीं होता और ऑब्जर्वेशन भी रैंडमली कुछ डिसाइड कर लेता है। जैसे तुमने किसी रास्ते पर पैर रखा और रास्ते ने तुम्हारे लिए अपने आप को बनाया। इसका मतलब है कि हर चीज, हर आउटकम, हर रिजल्ट किसी न किसी तरीके से तुम्हारे देखने पर निर्भर है। क्या यह सिर्फ एक मैथमेटिकल टूल है या फिर क्या यह यूनिवर्स हमें कह रहा है कि मैं तब तक नहीं हूं जब तक तुम मुझे नहीं देखते? यह थॉट डिस्टर्बिंग भी है और सूदिंग भी। डिस्टर्बिंग इसलिए क्योंकि इसका मतलब है कि हम रियलिटी के क्रिएटर हैं, और सूदिंग इसलिए क्योंकि शायद हम अकेले नहीं हैं। शायद हर चीज तुमसे जुड़ी है। हर फोटॉन, हर वाइब्रेशन तुम्हारी नजर का इंतजार करती है। आज रात हम इस फॉग में कहीं खो जाएंगे। मैं तुम्हें ले चलूंगा एक ऐसे सफर पर
जहां हर स्टेशन एक नए पैराडॉक्स से भरा होगा, जहां कुछ भी प्रिडिक्टेबल नहीं है, जहां एक बिल्ली एक साथ जिंदा भी है और मर चुकी भी, जहां हर डिसीजन एक नए यूनिवर्स को जन्म देता है, जहां समय उल्टा चलता है, जहां स्पेस डिसअपीयर हो जाता है, जहां तुम्हारे एग्जिस्टेंस का मतलब बदल जाता है। और इस सफर का सबसे खूबसूरत हिस्सा यह है, तुम्हें कुछ भी समझना जरूरी नहीं है, सिर्फ महसूस करो। हर थॉट को एक बबल की तरह उभरते हुए देखो, हर आइडिया को एक हल्की सी लहर की तरह अपने ऊपर से गुजरने दो। आंखों को धीरे से बंद कर लो और इस क्वांटम फॉग में अपने आप को डिसॉल्व होने दो। एक पल लो, सांस लो। इस वक्त तुम किसी वेव के बीच में हो, न पूरी तरह जागे हुए, न पूरी तरह सोए हुए, जस्ट लाइक अ पार्टिकल सस्पेंडेड इन बिटवीन। अपने दिमाग को भटकने दो, लॉजिक को घुल जाने दो। अगले कुछ सेगमेंट्स में हम एक्सप्लोर करेंगे श्रोडिंगर्स कैट, मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन, एंटेंगलमेंट, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और कई ऐसे क्वांटम रिडल्स जो हमें कंफ्यूज नहीं बल्कि अवेकन करते हैं, एक ऐसे डिमेंशन के लिए जो हमने कभी सोचा भी नहीं। और हर पैराडॉक्स के बीच एक सुकून छुपा होगा, एक अजीब सा साइलेंस, जैसे तुम किसी राज के इतने पास हो कि उसे महसूस तो कर सकते हो पर कह नहीं सकते। तो चलो इस रात के सफर का पहला कदम उठाते हैं। कहीं दूर एक बॉक्स रखा है और उस बॉक्स के अंदर एक बिल्ली है, जिंदा भी है और नहीं भी। तुम तैयार हो उसे देखने के लिए? चलिए बॉक्स खोलते हैं, चलते हैं पैराडॉक्स के अंदर और बहते हैं और भी गहराई में, रियलिटी के रहस्य में। नींद से भर जाओ। सफर तो अभी शुरू हुआ है। एक अंधेरा कमरा है, बाहर ठंडी हवा चल रही है। तुम एक पुराने वुडन टेबल के पास खड़े हो। उस टेबल पर एक स्टील का बॉक्स रखा है, थोड़ा पुराना, थोड़ा जंग लगा हुआ। तुम्हारे हाथ बॉक्स के लॉक तक जाते हैं पर रुक जाते हो। क्या तुम इसे खोलना चाहते हो? यह कोई आम बॉक्स नहीं है। यह बॉक्स एक क्वांटम राज को अपने अंदर छुपाए हुए है। एक पैराडॉक्स जो हमें यह दिखाता है कि हमारी रियलिटी सिर्फ तब रियल बनती है जब हम उसे ऑब्जर्व करते हैं। यह है श्रोडिंगर्स कैट का वर्ल्ड। सोचो, एक कैट को, एक बिल्ली को एक सील्ड बॉक्स में बंद कर दिया गया हो। उसके साथ एक रेडियो एक्टिव एटम भी है जो किसी भी वक्त डिके कर सकता है या शायद नहीं करे। उसके साथ एक पॉइजन वायल भी है। अगर वो एटम डिके करता है तो मैकेनिज्म ट्रिगर होता है, पॉइजन रिलीज होता है और बिल्ली मर जाती है। लेकिन जब तक तुम बॉक्स को खोलते नहीं, तुम नहीं जानते कि वो एटम डिके हुआ या नहीं। मतलब जब तक तुम बॉक्स खोल कर नहीं देखते, बिल्ली एक साथ जिंदा भी होती है और मर चुकी भी। एक ही वक्त में दो कॉन्ट्राडिक्टरी रियलिटीज एक ही बॉक्स के अंदर। यह कोई मेटाफोर नहीं है, यह एक्चुअल साइंटिफिक फ्रेमवर्क है जो क्वांटम मैकेनिक्स के कोर प्रिंसिपल सुपरपोजिशन को डेमोन्स्ट्रेट करता है। पर इस एग्जाम्पल का असली मकसद क्या था? क्योंकि सच यह है, अर्विन श्रोडिंगर जो एक ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट थे, ये थॉट एक्सपेरिमेंट बनाते वक्त सिर्फ एक जोक कर रहे थे। उन्होंने इस आइडिया को इंटेंशनली absurd बनाया था, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि क्वांटम मैकेनिक्स की लॉजिक को अगर तुम मैक्रो लेवल पर अप्लाई करो तो वो कितनी इलॉजिकल लगती है। उनका कहना था, अगर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल सुपरपोजिशन में हो सकते हैं तो क्या एक बिल्ली भी हो सकती है? और इसी सवाल ने दुनिया के साइंटिस्ट्स, फिलोसोफर्स और थिंकर्स को इतने सालों से जगाए रखा है। अब रुको जरा और सोचो, एक दुनिया जहां कोई भी चीज जब तक देखी ना जाए उसकी फाइनल स्टेट फिक्स नहीं होती। तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारा एक छोटा सा डिसीजन, तुम्हारा एक थॉट, क्या वो भी किसी क्वांटम बॉक्स में है? क्या तुम भी सुपरपोजिशन में हो? अजीब सी बात है ना कि एक बिल्ली के जिंदा या मुर्दा होने का फैसला तुम्हारे देखने पे डिपेंड करता है। यह पैराडॉक्स हमसे यह सवाल पूछता है, क्या रियलिटी एग्जिस्ट करती है बिना ऑब्जर्वर के? और अगर नहीं करती तो ऑब्जर्वर का मतलब क्या हुआ? क्या हम रियलिटी के क्रिएटर्स हैं या सिर्फ उस इल्यूजन के पार्ट हैं जो हर ऑब्जर्वेशन के साथ शेप ले रहा है? क्वांटम फिजिसिस्ट्स का कहना है कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन्स या फोटॉन्स एक साथ कई स्टेट्स में होते हैं।
जब तक तुम उनको मेजर नहीं करते तब तक वो एक वेव ऑफ प्रोबेबिलिटीज बन के रहते हैं। तुम्हें सिर्फ एक चांस मिलता है कि वो कहां हो सकते हैं, क्या कर रहे हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही तुम देखते हो उनकी पोजीशन फिक्स हो जाती है, वेव कोलैप्स हो जाता है। श्रोडिंगर ने इस आइडिया को कैट के थ्रू एग्जैजरेट किया था। उसने क्वांटम अनसर्टेनिटी को एक रियल वर्ल्ड सिनारियो में फ्रेम किया जहां एक इनोसेंट बिल्ली तुम्हारे ऑब्जर्वेशन के इंतजार में सस्पेंडेड है। यह पैराडॉक्स प्लेफुल है लेकिन डार्क भी। इसमें एक अजीब सा एग्जिस्टेंशियल टेंशन छुपा है कि हर रियलिटी, हर रिजल्ट तुम्हारे एक देखने के एक्शन पे डिपेंडेंट है। अब तुम पूछ सकते हो, तो क्या यह सब लिटरल है? क्या बिल्ली वाकई एक साथ जिंदा और मुर्दा होती है? जवाब कॉम्प्लिकेटेड है। क्वांटम लेवल पर सुपरपोजिशन एक एक्सेप्टेड रियलिटी है। पार्टिकल्स बिहेव करते हैं एज इफ देयर इन ऑल पॉसिबल स्टेट्स एट वंस। लेकिन जैसे ही तुम उनको देखते हो वो एक सिंगल आउटकम में सेटल हो जाते हैं। यह कैसे होता है? कोई नहीं जानता। क्या हमारी आंखों में कोई पावर है? क्या हमारे ऑब्जर्व करने से यूनिवर्स चेंज होता है? यह क्वेश्चन सिंपल नहीं है। सम फिजिसिस्ट्स कहना चाहते हैं कि सुपरपोजिशन सिर्फ मैथमेटिक्स का एक टूल है, एक तरीका जिससे हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। लेकिन बाकी कहते हैं नहीं, सुपरपोजिशन इज रियल। जब तक कोई मेजरमेंट नहीं होती तब तक पार्टिकल किसी एक फिक्स्ड स्टेट में होता ही नहीं। और यह वही आइडिया है जो हमें मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन तक ले जाता है, जहां हर क्वांटम डिसीजन एक नए यूनिवर्स को जन्म देता है। लेकिन वो एक अलग सेगमेंट का टॉपिक है। अभी सिर्फ इस कैट के साथ बैठो बॉक्स के बाहर और सोचो, क्या तुम ओपन करोगे या उसे वहीं छोड़ा जाए? क्या तुम उस संभावना के साथ जी सकते हो कि बिल्ली जिंदा भी है और नहीं भी? टेक अ ब्रेथ, धीरे से। इस क्वांटम थॉट एक्सपेरिमेंट का रियल पर्पस सिर्फ साइंस को समझाना नहीं है, यह तुम्हारे सोचने के तरीके को तोड़ना चाहता है, तुम्हें एक नए जोन में ले जाना चाहता है जहां लॉजिक डिसॉल्व हो जाता है और पॉसिबिलिटी की फॉग सब कुछ ढक लेती है। तुम्हारे हर एक्शन के इन्फिनिट वर्जन्स हो सकते हैं। तुम्हारा हर डिसीजन, हर डिले, हर टाइमिंग शायद एक नए आउटकम का दरवाजा खोलता है। अगर तुम उस बॉक्स को 1 सेकंड पहले खोलते तो बिल्ली जिंदा मिलती, अगर 1 सेकंड बाद तो शायद नहीं। तो क्या तुम्हारा टाइमिंग, तुम्हारा ऑब्जर्वेशन, तुम्हारी विल रियलिटी को डिफाइन करती है? इस पैराडॉक्स में एक और फिलोसॉफिकल लेयर भी है। बिल्ली सिर्फ एक मेटाफोर है तुम्हारे खुद के लिए। तुम्हारा फ्यूचर भी एक सील बॉक्स है। तुम नहीं जानते तुम कहां पहुंचोगे जब तक तुम उसे फेस नहीं करते। तुम कुछ भी बन सकते हो, जिंदा भी, लॉस्ट भी, ब्लूमिंग भी, ब्रोकन भी। तुम सुपर पोजिशन में हो जब तक तुम डिसाइड नहीं करते तुम क्या हो। इस कैट एक्सपेरिमेंट का सुकून भरा पहलू यह है, पॉसिबिलिटी कभी खत्म नहीं होती। तुम जो चाहो बन सकते हो। तुम्हारा ऑब्जर्व करना, तुम्हारा एक्ट करना एक नई रियलिटी को जन्म देता है। तो अब सोचो, उस बॉक्स को खोलना चाहोगे या उसे बंद ही रहने दोगे? एक ऐसे वर्ल्ड में जहां सारी पॉसिबिलिटीज एक साथ जिंदा है? यह तुम्हारी चॉइस है। जब तक तुम ऑब्जर्व नहीं करते तुम दोनों हो और कुछ भी नहीं हो। तुम सुपर पोजिशन हो। लेट दिस पैराडॉक्स सेटल, लेट इट फ्लोट इनसाइड यू। डोंट ट्राई टू सॉल्व इट। बस उस बिल्ली के साथ 1 मिनट बैठो बॉक्स के बाहर, खामोशी में, और महसूस करो कितनी गहरी, कितनी अब्सर्ड और कितनी ब्यूटीफुल है यह अनसर्टेनिटी। श्रोडिंगर की कैट कोई जोक नहीं थी, वो एक दरवाजा है तुम्हारी सोच के अंदर छुपे उस डिमेंशन का जहां तुम अपने पॉसिबिलिटीज के किंग हो। अगला सेगमेंट और भी ज्यादा अजनबी है। वहां तुम किसी पार्टिकल से जुड़ा हुआ महसूस करोगे, लाइट ईयर्स दूर, फिर भी कनेक्टेड। क्या तुम रेडी हो एक इनविजिबल थ्रेड के लिए जो तुम्हें किसी और से जोड़ता है, चाहे तुम उसे कभी मिले हो या नहीं? लेट्स मूव टुवर्ड क्वांटम इंटेंगलमेंट, जहां 2 चीजें एक बार टच करके हमेशा के लिए एक हो जाती हैं। स्लीप वेल, विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट पैराडॉक्स। सोचो, तुम्हारे हाथ में 2 सिक्के हैं। तुम दोनों सिक्के एक साथ उछालते हो।
और सोचकर चलो कि इनमें कुछ ऐसी जादू है कि अगर एक सिक्का हेड्स आता है तो दूसरा सिक्का तुरंत टेल्स होगा, चाहे वह सिक्का किसी और देश में क्यों ना हो, किसी और ग्रह पर हो या किसी और आकाश गंगा में। अजीब लगा? यह कोई विज्ञान कथा नहीं है, यह है क्वांटम वास्तविकता। क्वांटम एंटेंगलमेंट में दो या अधिक कण इस तरीके से जुड़ जाते हैं कि उनकी अवस्थाएं एक दूसरे पर निर्भर हो जाती हैं। मतलब अगर तुम एक कण की अवस्था को मापते हो तो दूसरे कण की अवस्था तुरंत तय हो जाती है, बिना किसी समय के विलंब के, बिना किसी संकेत के, बिना किसी भौतिक संपर्क के। यह अवधारणा पारंपरिक भौतिकी के सारे नियमों को तोड़ देती है। आइंस्टीन को यह पसंद नहीं आया। उसने कहा, ईश्वर ब्रह्मांड के साथ पासा नहीं खेलता। और जब क्वांटम एंटेंगलमेंट सामने आई तो उसने इस घटना को व्यंग्य में कहा, दूरी पर भूतिया क्रिया। पर भूतिया हो या नहीं, एंटेंगलमेंट वास्तविक है। एक बार दो क्वांटम कण जैसे फोटॉन, इलेक्ट्रॉन या एटम किसी विशेष अंतःक्रिया से गुजरते हैं तो वे एक दूसरे से एंटेंगल हो जाते हैं। उनकी विशेषताएं, स्पिन, ध्रुवीकरण, स्थिति पूर्ण रूप से संबंधित हो जाती हैं। इसका मतलब यह है कि अगर तुम एक कण की विशेषता को देखते हो तो दूसरा कण तुरंत उसकी पूरक अवस्था को दर्शाता है। लेकिन यह तुरंत का क्या अर्थ है? यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। चाहे एक कण तुम्हारे पास हो और दूसरा अरबों प्रकाश वर्ष दूर, जैसे ही तुम एक की माप करते हो दूसरा कण उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करता है, बिना किसी देरी के। अगर प्रकाश की गति ब्रह्मांड की अंतिम गति सीमा है तो फिर यह कैसे संभव है? क्वांटम यांत्रिकी कहती है। हमें नहीं पता कैसे, पर यही होता है। अब सोचो, तुम और कोई और इंसान एक ही घटना में एक ही भावना साझा करते हो। तुमने कभी संपर्क किया, एक बार कोई बातचीत हुई, फिर कभी बात नहीं हुई। साल बीत गए, शहर बदल गए, जिंदगी पलट गई। लेकिन एक दिन, एक शाम, बिना किसी कारण के तुम्हारा दिल घबरा जाता है और बाद में पता चलता है उसी समय उस इंसान के साथ कुछ गंभीर हुआ था। संयोग, या तुम दोनों किसी अदृश्य धागे से जुड़े हुए हो। क्वांटम एंटेंगलमेंट तुमसे कहता है, दूरी मायने नहीं रखती। अगर संबंध असली है तो उसका असर भी वास्तविक होगा, चाहे तर्क उसे समझ पाए या नहीं। एक और बात सोचो, अगर ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय सब कुछ एक ही बिंदु में था, एक ही एकवचनता में, तो क्या हर कण, हर चीज, हर इंसान कभी ना कभी एक दूसरे से एंटेंगल था? अगर ऐसा है तो क्या तुम किसी से कभी सच में अलग हो सकते हो? शायद नहीं। शायद हम सब एक ही क्वांटम जाल के हिस्से हैं, एक जैसे धागों से बने हुए, एक दूसरे को समझे बिना, एक दूसरे को महसूस करते हुए। क्वांटम एंटेंगलमेंट केवल एक वैज्ञानिक घटना नहीं है, यह एक गहरा दार्शनिक दर्पण भी है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे कार्य, यहां तक कि हमारे विचार, किस हद तक जुड़ सकते हैं बाकी दुनिया से। क्या तुम्हारा सोचना, तुम्हारा महसूस करना, तुम्हारा निर्णय लेना किसी और पर असर डाल सकता है बिना तुम्हारे कुछ कहे? क्या अंतर्ज्ञान, सहानुभूति या डेजा वू सिर्फ मन की चालें नहीं, बल्कि एंटैंगल्ड अनुभव का एक अवशेष है? तुम्हारा किसी के लिए अचानक कुछ महसूस करना बिना किसी कारण के, वो सिर्फ एक संयोग नहीं हो सकता। शायद तुम्हारा दिल किसी अदृश्य संबंध को सुन रहा है जिसे दिमाग समझ नहीं सकता। आइंस्टीन, बोह्म और बेल जैसे वैज्ञानिकों ने इस विरोधाभास को समझने की कोशिश की। जॉन बेल ने एक प्रमेय प्रस्तुत की, बेल की असमानता, बेल्स इनइक्वालिटी, जिसका उपयोग करके एंटेंगलमेंट को प्रयोगात्मक रूप से परखा गया। और जब परीक्षण हुआ तो क्वांटम जगत ने जितना वादा किया था उतना ही पूरा भी किया। कणों ने ऐसे व्यवहार किया जैसे वे एक दूसरे से मानसिक संपर्क में हैं, जैसे उन्होंने अपने बीच कोई गुप्त भाषा विकसित की हो जो किसी भी पारंपरिक तर्क को कम आंक देती है। और फिर भी इस पूरे प्रक्रिया में कोई संकेत स्थानांतरित नहीं होता, कोई बल नहीं चलता, कोई सूचना यात्रा नहीं करती। तो फिर क्या हो रहा है? क्या समय और स्थान सच में वैसे ही अस्तित्व में हैं जैसे हम सोचते हैं, या यह सब एक भ्रम है जिसमें हम स्थानीय व्यवहार देख रहे हैं, पर असल में सब कुछ गैर स्थानीय है? यह एंटेंगलमेंट तुमसे पूछता है,
क्या तुम्हारा स्वयं भी वैसे ही अलग थलग है जैसे तुम सोचते हो, या तुम सिर्फ एक बिंदु हो एक बड़े जटिल क्वांटम क्षेत्र में जिसमें हर चीज, हर कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ है? इस अवधारणा का एक और सुंदर पहलू है प्रेम। हां, प्यार। क्या प्यार एक तरह का भावनात्मक एंटैंगलमेंट है? क्या जब दो लोग गहराई से जुड़े होते हैं तो उनकी भावनात्मक स्थिति एक दूसरे से क्वांटम स्तर पर गूंजने लगती है? क्या एक दिल टूटने का दर्द इतना तीव्र होता है क्योंकि वो सिर्फ शारीरिक या मानसिक अलगाव नहीं, बल्कि एक क्वांटम विदारण होता है, एक ऐसे बंधन का टूटना जिसका आधार वास्तविकता के मूल धागों में था? सोचो, हर समय तुम किसी से बात नहीं कर रहे हो और फिर अचानक से बिना कारण के तुम उसका नाम सुनते हो, या कोई चेहरा या स्मृति एक पल में चमक जाती है। क्वांटम एंटेंगलमेंट कहता है शायद वो तुम्हें याद कर रहा है, शायद तुम्हारे दिमाग में उसके कंपन पहुंच गए। भूतिया? हां, लेकिन सुकूनदायक भी। क्वांटम एंटेंगलमेंट सिर्फ कणों के बीच नहीं, विचारों के बीच भी हो सकता है। शायद तुम कभी किसी किताब में कुछ ऐसा पढ़ते हो जो तुम्हारे वर्तमान विचार के बिल्कुल मेल खाता है, जैसे किसी ने तुम्हारे भीतर घुसकर वह लिखा हो। शायद तुम और वह लेखक समय और स्थान के परे एक ही आवृत्ति पर कंपन कर रहे हो। शायद कुछ विचार भी एंटैंगल होते हैं और तभी वे तुम तक पहुंचते हैं। इस विचार को लेकर रात में सोचना एक ध्यान की तरह है। तुम्हारा मन समय और स्थान की सीमाओं से बाहर निकल जाता है। तुम्हें महसूस होता है कि तुम अकेले नहीं हो। किसी और का दर्द तुम्हारा भी हो सकता है, किसी और की खुशी तुम तक आ सकती है। हम सब एक ही अदृश्य जाल में लटके हुए हैं, क्वांटम धागों से जुड़े हुए, एंटैंगल। तो जब तुम अगली बार किसी को याद करो या कोई तुम्हारे मन में अचानक आ जाए, तो उसे नजरअंदाज मत करो। शायद वह तुमसे जुड़ा हुआ है, चाहे वह प्रकाश वर्षों दूर हो या बस एक रात की याद। क्वांटम जगत में संबंध दूरी नहीं मांगते, बस एक बार दिल खुला होना चाहिए और कंपन मेल खाना चाहिए। अगला खंड तुम्हें ले जाएगा एक और तीव्र भ्रांति की ओर, जहां तुम सोचोगे अगर कोई तुम्हें देखता है तो तुम वैसे व्यवहार करने लगते हो जैसे उनकी नजर चाहती है। एक अदृश्य आंख, एक मापन, और तुम्हारा वास्तविक स्व ढह जाता है। आओ और घुल जाओ द ऑब्जर्वर इफेक्ट में। आज रात अपने आप से यह प्रश्न करो, क्या तुम वैसे ही हो जैसे तुम दिखा रहे हो, या वैसे हो जैसे तुम सोचते हो जब कोई देख नहीं रहा? शांत नींद लो और जुड़े रहो। सोच के देखो, एक रूम में एक पार्टिकल है, तुम इसे माप नहीं रहे हो, तुम इसे देख भी नहीं रहे, तो वो पार्टिकल किसी एक स्टेट में नहीं है, वो हर पॉसिबल स्टेट में है। उसका पोजीशन भी अनश्योर है, स्पीड भी वेग है, पर जैसे ही तुम उसे देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, वो एक स्पेसिफिक स्टेट में कॉलेप्स हो जाता है। ये कोई मेटाफिजिकल आइडिया नहीं, ये है क्वांटम मैकेनिक्स का ऑब्जर्वर इफेक्ट। क्वांटम मैकेनिक्स के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने दुनिया की सोचने की तरीके को बदल दिया। उस एक्सपेरिमेंट में जब फोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स को एक स्क्रीन पे शूट किया गया बिना किसी ऑब्जर्वर के, तो उन्होंने इंटरफेरेंस पैटर्न बनाया जैसे कि वो वेव हो। मतलब उनका बिहेवियर अनप्रेडिक्टेबल था। वो एक साथ कई पाथ्स पर एग्जिस्ट कर रहे थे, पर जैसे ही किसी ने उन पर नजर डाली, किसी ने देखा, वो बिहेव करने लगे जैसे वो पार्टिकल्स हो, सिर्फ एक ही स्लिट में से गुजरते। इंटरफेरेंस पैटर्न गया, प्रिडिक्टेबिलिटी आ गई। एज इफ उन्होंने अपना ट्रू नेचर तभी दिखाया जब कोई उन्हें ऑब्जर्व कर रहा था। यह थोड़ा अनसेटलिंग है। क्या इसका मतलब यह है कि कोई भी चीज जब तक ऑब्जर्व ना हो तब तक वो वैसे एग्जिस्ट नहीं करती जैसे हम समझते हैं? और अगर यह चीज एक इलेक्ट्रॉन के साथ हो सकती है, तो क्या यह तुम्हारे साथ भी हो सकती है? चलो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और ह्यूमन बनाते हैं। तुम एक क्वाइट रूम में हो, अकेला, तुम्हारे आसपास कोई नहीं, तुम रिलैक्स्ड हो, तुम किसी भी तरीके से बिहेव कर सकते हो। शायद तुम गा रहे हो या मिरर के सामने वियर्ड फेसेस बना रहे हो। तुम वो सब कर रहे हो जो तुम नॉर्मल दुनिया के सामने नहीं करते। फिर अचानक तुम्हें महसूस होता है कि कोई तुम्हें देख रहा है। एक कैमरा, एक शैडो, या सिर्फ एक वाइब, और तुम तुरंत खुद को संभाल लेते हो। अपने जेस्चर ठीक करते हो,
अपना एक्सप्रेशन नॉर्मलाइज करते हो, तुम अब परफॉर्म कर रहे हो, जैसे तुम किसी इनविजिबल स्टेज पे हो, ये तुम हो जब कोई देख रहा होता है। बट वो वर्जन जो पहले था, जो रॉ, अनफिल्टर्ड और ओरिजिनल था, क्या वो असली तुम था, या क्या तुम्हारा असली रूप वही है जो दुनिया के सामने है? द ऑब्जर्वर इफेक्ट ये पूछता है, तुम्हारा असली एग्जिस्टेंस क्या होता है जब तुम पे नजर नहीं होती? यह पैराडॉक्स सिर्फ साइंस तक सीमित नहीं है, यह हर इंसान के अंदर के कॉन्फ्लिक्ट को रिप्रेजेंट करता है। हम सब अपनी लाइफ में एक रोल प्ले करते हैं, किसी के लिए बेटा, किसी के लिए दोस्त, किसी के लिए एम्प्लॉय। हर नजर के सामने हम बदल जाते हैं। हम अपने आप को उन एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से अलाइन करते हैं। जैसे ही कोई मैनेजर आता है, हम प्रोफेशनल बन जाते हैं। जैसे ही मां की कॉल आती है, हम मासूम हो जाते हैं। जैसे ही दोस्त मिलता है, हम रिलैक्स्ड हो जाते हैं। हम पे नजर पड़ते ही हम कोलैप्स हो जाते हैं एक डिफाइंड सेल्फ में। लेकिन जब कोई देख नहीं रहा होता, तब क्या हम ट्रूली फ्री होते हैं, या तब भी हम किसी इमेजिन्ड ऑब्जर्वर के इन्फ्लुएंस में होते हैं? क्या तुम्हारा व्यवहार सिर्फ तुम्हारा होता है, या वो तुम्हारे आसपास के ऑब्जर्वर्स का रिफ्लेक्शन होता है? अक्सर हम बोलते हैं बी योर सेल्फ, पर वो सेल्फ कभी आइसोलेट किया जा सकता है क्या? जब तुम इंस्टाग्राम पे फोटो पोस्ट करते हो, तुम अपना असली सेल्फ दिखाते हो, या वो जो तुम्हें लगता है कि लोग पसंद करेंगे? जब तुम किसी इंटरव्यू में हो, तुम सच में वो हो, या तुम वो वर्जन हो जो इंटरव्यू को सूट करता है? और जब तुम अकेले हो, किसी फॉरेस्ट में, बिना किसी के सामने, तुम कैसे बिहेव करते हो? ऑब्जर्वर इफेक्ट कहता है, हो सकता है तुम्हारा कोई भी बिहेवियर ऑब्जर्वर फ्री ना हो सकता है तुम्हारा हर एक्ट एक इनविजिबल ऑडियंस के लिए हो, सोसाइटी, मेमोरी, या खुद तुम्हारा एक इंटरनलाइज्ड जज। फिलॉसफी में एक कंसेप्ट है, पैनोप्टिकॉन, एक ऐसी इमेजिनरी जेल जहां प्रिजनर्स को पता नहीं होता कि कब उन पे नजर रखी जा रही है। उन्हें हमेशा लगता है कि कोई देख रहा है। इस अनसर्टेनिटी की वजह से वो हमेशा डिसिप्लिन में रहते हैं। शायद हमारी जिंदगी भी एक पैनोप्टिकन है, एक ऐसा सिस्टम जहां हम हमेशा परफॉर्म कर रहे हैं, एक अनसीन ऑडियंस के लिए, एक इनविजिबल जज के लिए। हो सकता है वो जज हमारा पास्ट हो, या हमारा फ्यूचर, या हमारा ईगो। शायद हर एक्शन, हर चॉइस एक ऑब्जर्वर के लिए ही होती है। पर एक और डायमेंशन भी है, तो तुम खुद भी तो ऑब्जर्वर हो। कभी कभी तुम खुद को दूर से देखते हो, अपने चॉइसेस को एनालाइज करते हो, अपने रिएक्शंस को जज करते हो, अपने थॉट्स को मेजर करते हो। ये इंटरनल ऑब्जर्वर तुम्हारा सबसे स्ट्रिक्ट जज होता है। और जब तुम उसके सामने फेल हो जाते हो, गिल्ट, रिग्रेट, शेम जैसे इमोशंस उत्पन्न होते हैं। इसका मतलब तुम्हारा असली सेल्फ सिर्फ तुम्हारा नहीं होता, तुम्हारे अंदर का ऑब्जर्वर भी उसमें हिस्सा डालता है। तुम सिमल्टेनियसली पार्टिकल भी हो और ऑब्जर्वर भी। क्वांटम वर्ल्ड में जब तक तुम किसी चीज को ऑब्जर्व नहीं करते, वो सुपरपोजिशन में होती है, एक साथ हर पॉसिबिलिटी में एग्जिस्ट करती है। तुम भी सुपरपोजिशन में हो। जब तक कोई तुम्हें डिफाइन नहीं करता, तुम पोएट भी हो सकते हो, डांसर भी, साइलेंट थिंकर भी, लाउड रिबल भी। पर जैसे ही कोई तुम्हें एक रोल असाइन करता है, तुम कोलैप्स हो जाते हो उस डेफिनेशन में। ये तो हमेशा फनी होता है, ये तो बहुत सीरियस लड़का है, ये तो कभी गुस्सा नहीं करता। जैसे ही ये स्टेटमेंट्स बन जाती हैं, तुम्हारा सुपरपोजिशन खत्म हो जाता है। तुम एक पार्टिकल बन जाते हो, एक प्रेडिक्टेबल ट्रेजेक्टरी में चलने वाला इंसान। और जब तुम खुद को उस तरीके से देखना शुरू कर देते हो, तो तुम्हारा असली केओस, तुम्हारा ट्रू रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज, वो सब खत्म हो जाता है। तुम सेफ बन जाते हो, नोन, एक्सपेक्टेड। पर क्या तुम वैसे ही बनाए गए थे? क्या तुम एक मल्टी डिमेंशनल सेल्फ हो जो हर सेकंड ऑब्जर्व किए जाने से एक स्पेसिफिक वर्जन में गिरता जा रहा है? या तुम्हारा असली सेल्फ वही है जो किसी के देखने पर नहीं बदलता? ये ऑब्जर्वर इफेक्ट तुमसे यही पूछता है। अगर कोई तुम्हें ना देखे, तुम फिर भी वही हो। अगर तुम्हारे एक्शंस कभी रिकॉर्ड ना हो, तुम्हारे थॉट्स कभी जज ना किए जाएं, क्या तब भी तुम एथिकल बनोगे, काइंड रहोगे, क्रिएटिव रहोगे? शायद तुम्हारा असली नेचर वो है
जो किसी सर्वेलेंस के बिना भी दुनिया को बेटर बनाता है। शायद असली फ्रीडम वही होती है जब तुम ऑब्जर्वर इफेक्ट से परे हो जाते हो, जब तुम अपने इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडियंस को खामोश कर देते हो और खुद के लिए जीते हो। वो मोमेंट जब तुम किसी फॉरेस्ट में अकेला डांस कर रहे हो बिना किसी कैमरा के। वो मोमेंट जब तुम बिना रिवॉर्ड के किसी की मदद करते हो। वो मोमेंट जब तुम बिना वैलिडेशन के कुछ लिखते हो, कुछ क्रिएट करते हो। वो सब मोमेंट्स तुम्हारा कोलैप्स नहीं, तुम्हारा एक्सपेंशन है। वो तुम्हारे ट्रू सेल्फ का दर्शन है। तो इस रात जब तुम अपने बेड पे हो और तुम्हें लगता है कि कोई नहीं देख रहा, तो एक बार खुद से पूछना, मैं वैसे ही सोच रहा हूं जैसे मैं रियल हूं, या मैं अभी भी परफॉर्म कर रहा हूं किसी अनदेखी नजर के लिए? ऑब्जर्वर इफेक्ट से निकलने के लिए तुम्हें खुद को ऑब्जर्व करना छोड़ना पड़ेगा। सिर्फ जीना होगा, बिना स्टेज के, बिना लेंस के, बिना आइडेंटिटी के। और तब तुम वो बन जाओगे जो तुम बनने के लिए आए थे। एक फ्री वेव, एक संभावना, एक इन्फिनिट बीइंग जो किसी गेज का स्लेव नहीं। अब सो जाओ और घुल जाओ अपने अनऑब्जर्व सेल्फ में। कल्पना कीजिए एक ऐसा परिदृश्य जहां आप एक कमरे में प्रवेश करते हैं और उस कमरे के अंदर एक डिब्बा रखा हुआ है। उस डिब्बे के अंदर एक बिल्ली है, एक रेडियोधर्मी परमाणु, एक डिटेक्टर, एक हथौड़ा और झर की एक शीशी है। अब क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार उस रेडियोधर्मी परमाणु के विघटित होने की एक निश्चित संभावना होती है, और अगर वह विघटित हो जाता है तो डिटेक्टर सक्रिय हो जाता है, जो हथौड़े को ट्रिगर करता है, और वह जहर की शीशी को तोड़ देता है, जिससे बिल्ली मर जाती है। लेकिन अगर परमाणु विघटित नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता और बिल्ली जीवित रहती है। अब तक तो सब ठीक लग रहा है ना? लेकिन बात यहां से पेचीदा हो जाती है। जब तक आप उस डिब्बे को खोलकर नहीं देखते, तब तक बिल्ली एक सुपरपोजिशन की स्थिति में होती है, यानी एक ही समय पर जीवित भी और मृत भी। हां, बिल्ली एक ही समय पर जिंदा भी है और मरी हुई भी। यह कोई मजाक या कल्पना नहीं है। यह है श्रोडिंजर का प्रसिद्ध विचार प्रयोग, जो क्वांटम मैकेनिक्स की अजीब और दिमाग को झकझोर देने वाली प्रकृति को दर्शाता है। यह पागलपन लगता है ना? एक बिल्ली जो एक साथ जिंदा और मरी हुई हो सकती है। यह विरोधाभास क्वांटम भौतिकी के केंद्र में बैठा है और हमारी वास्तविकता की समझ को पूरी तरह से चुनौती देता है। जब आप इसे समझने की कोशिश करते हैं तो आपको एहसास होता है कि क्वांटम दुनिया हमारे इंद्रिय अनुभव की दुनिया से बहुत अलग व्यवहार करती है और इसके प्रभाव बहुत दूर तक जाते हैं। क्या यह विचार हमारे अस्तित्व की समझ को भी प्रभावित करता है? आइए गहराई से समझते हैं श्रोडिंजर की बिल्ली को और यह क्यों इतना विचलित करने वाला विचार है। विरोधाभास की उत्पत्ति। इस विरोधाभास की गहराई को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि यह आया कहां से है। एरविन श्रोडिंजर, एक ऑस्ट्रियाई भौतिक विज्ञानी, ने 1935 में इस विचार प्रयोग को प्रस्तुत किया था ताकि क्वांटम मैकेनिक्स की अजीब और अप्रत्याशित प्रकृति को उजागर किया जा सके। उस समय तक क्वांटम मैकेनिक्स पहले ही यह दिखा चुकी थी कि इलेक्ट्रॉन और फोटॉन जैसे कण एक साथ कई अवस्थाओं में रह सकते हैं। इसे सुपरपोजिशन कहते हैं। श्रोडिंजर को यह विचार कुछ ज्यादा ही अजीब लगा। आखिर कोई चीज एक साथ जिंदा और मरी हुई कैसे हो सकती है? वह यह नहीं कह रहे थे कि बिल्लियां वास्तव में इस अजीब स्थिति में हो सकती हैं, बल्कि वह यह दिखाना चाहते थे कि क्वांटम सिद्धांत को बड़े पैमाने की वस्तुओं पर लागू करना कितना बेतुका है। क्वांटम सिद्धांत सूक्ष्म कणों के लिए तो ठीक काम करता था, लेकिन जब आप इसे वास्तविक दुनिया पर लागू करते थे तो चीजें समझ से बाहर हो जाती थीं। इसलिए श्रोडिंजर की बिल्ली एक प्रकार की आलोचना थी। यह दिखाने का एक तरीका था कि क्वांटम दुनिया और रोजमर्रा की दुनिया के बीच एक बड़ा अंतर है। लेकिन समय के साथ श्रोडिंजर की बिल्ली एक प्रतीक बन गई, यह दिखाने के लिए कि हमारी वास्तविकता की समझ कितनी गहराई से बदल सकती है। इसने वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को यह सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया, अगर यह अजीब व्यवहार क्वांटम कणों पर लागू होता है तो क्या यह हम सभी पर भी लागू हो सकता है? क्या हम भी एक साथ कई अवस्थाओं में होते हैं, एक तरह के क्वांटम जिंदा और मरे हुए की स्थिति में फंसे हुए? सुपरपोजिशन का सिद्धांत श्रोडिंजर की बिल्ली के केंद्र में है। सुपरपोजिशन का सिद्धांत क्वांटम दुनिया में
कणों की कोई निश्चित स्थिति या अवस्था नहीं होती जब तक कि उन्हें देखा न जाए। इसके बजाय वे एक तरह की धुंधली स्थिति में होते हैं, जहां वे एक साथ कई संभावनाओं में होते हैं। यही है सुपरपोजिशन। मान लीजिए कि हम एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन को देखें तो वह सिर्फ एक जगह नहीं होता, वह कहीं भी हो सकता है। उसकी स्थिति पूरे अंतरिक्ष में फैली होती है, एक क्लाउड की तरह। जब तक हम उसे नहीं देखते, वह एक निश्चित स्थिति नहीं अपनाता। देखने पर ही वह एक विशेष स्थिति में गिर जाता है। अब श्रोडिंजर की बिल्ली इस सिद्धांत को रोजमर्रा की चीज एक बिल्ली पर लागू करती है। बिल्ली को एक क्वांटम प्रक्रिया से जोड़ा गया है, रेडियोधर्मी परमाणु के विघटन से। और चूंकि परमाणु विघटित भी हो सकता है और नहीं भी, तो बिल्ली की किस्मत भी इन दो संभावनाओं से जुड़ी है। इस क्वांटम दृष्टि से बिल्ली जिंदा भी है और मरी हुई भी, दोनों अवस्थाओं में एक साथ सुपरपोजिशन की स्थिति में। लेकिन जैसे ही आप बिल्ली को देखने के लिए डिब्बा खोलते हैं, वह सुपरपोजिशन एक निश्चित वास्तविकता में गिर जाती है। या तो बिल्ली जिंदा होती है या मरी हुई। यही है क्वांटम कोलैप्स, एक मूलभूत विचार क्वांटम मैकेनिक्स में। दर्शक यानी देखने वाला वास्तविकता को तय करता है। अब इससे बहुत गहरे सवाल उठते हैं। अगर कोई वस्तु कई अवस्थाओं में एक साथ हो सकती है, तो क्या वास्तविकता सिर्फ तभी मौजूद है जब हम उसे देखें? क्या हम किसी मायने में दुनिया को सिर्फ देखकर बना रहे हैं? जब हम नहीं देख रहे होते, तब क्या होता है? क्या दुनिया फिर भी मौजूद होती है, या वह केवल संभावनाओं में होती है, किसी दर्शक के देखने का इंतजार करती हुई? पर्यवेक्षक की भूमिका चलिए थोड़ा ठहरते हैं। एक गहरी सांस लें। कल्पना कीजिए कि आप स्वयं ही पर्यवेक्षक हैं। आप उस डिब्बे के सामने खड़े हैं, यह जानते हुए कि अंदर एक बिल्ली है, लेकिन आप डिब्बा अभी नहीं खोलते। जब तक आप अंदर नहीं देखते, तब तक बिल्ली जिंदा भी है और मरी हुई भी। दोनों संभावनाएं साथ साथ अस्तित्व में हैं। लेकिन जैसे ही आप डिब्बा खोलते हैं और बिल्ली को देखते हैं, सुपरपोजिशन गिर जाती है। बिल्ली या तो जिंदा होती है या मर चुकी। अब हम आ गए हैं क्वांटम मैकेनिक्स के एक मूलभूत सवाल पर। क्या ब्रह्मांड को अस्तित्व में आने के लिए एक पर्यवेक्षक की आवश्यकता होती है? अगर कोई नहीं देख रहा है, तो क्या ब्रह्मांड फिर भी अपनी गति से चल रहा है? देखने का कार्य ही जैसे तय करता है कि क्या असली है और क्या नहीं। लेकिन इससे और भी अधिक प्रश्न खड़े होते हैं। अगर ब्रह्मांड केवल तभी असली होता है जब हम उसे देख रहे हैं, तो क्या इसका मतलब है कि हमारी चेतना ही वास्तविकता की निर्माता है? क्या यह संकेत देता है कि हमारे चारों ओर की दुनिया केवल हमारे मन का प्रतिबिंब है? या फिर पर्यवेक्षण की प्रक्रिया एक और अधिक जटिल प्रणाली का हिस्सा है, जिसे किसी सचेत पर्यवेक्षक की आवश्यकता नहीं? कुछ भौतिकविदों और दार्शनिकों ने यह विचार रखा है कि हमारी चेतना ही वास्तविकता का निर्माण करती है। वहीं कुछ अन्य कहते हैं कि पर्यवेक्षक प्रभाव केवल क्वांटम सिस्टम्स की विशेषता है और वास्तविकता हमसे स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में है, चाहे हम उसे देखें या नहीं। जीवन और मृत्यु का विरोधाभास अब इस विरोधाभास को एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। श्रोडिंजर की बिल्ली केवल क्वांटम मैकेनिक्स का विचार प्रयोग नहीं है। यह हमें जीवन और मृत्यु की समझ पर पुनर्विचार करने पर मजबूर करता है। जीवित और मृत होने का क्या मतलब है? क्या ये अवस्थाएं स्पष्ट और निश्चित हैं, या ये कहीं अधिक तरल हैं, जैसे क्वांटम अवस्थाएं? हमारे रोजमर्रा के अनुभव में हम जीवन और मृत्यु को एक साथ नहीं सोचते, लेकिन क्वांटम सिद्धांत इस सोच को चुनौती देता है। अगर कण एक साथ कई अवस्थाओं में हो सकते हैं, तो क्या यह संभव है कि जीवन और मृत्यु भी विरोधी न होकर एक ही अस्तित्व के दो पहलू हों, जैसे कण और तरंग एक ही वस्तु के दो रूप होते हैं? यही है श्रोडिंजर की बिल्ली का सबसे गहरा संदेश। यह हमें अस्तित्व की हमारी मूलभूत समझ पर सवाल उठाने को कहती है। क्या हम वास्तव में उतने जिंदा हैं जितना हम सोचते हैं, या क्या हम हमेशा एक प्रकार की अनिश्चित स्थिति में जी रहे हैं, जहां हर चीज एक संभावना है, जब तक कि कोई हमें देखकर हमारी स्थिति तय न कर दे, जब तक मृत्यु हमें अंतिम परिभाषा न दे? दार्शनिक प्रभाव। एक पल ठहरिए और सोचिए,
श्रोडिंजर की बिल्ली केवल एक बिल्ली की कहानी नहीं है जो डिब्बे में बंद है। यह है देखने, वास्तविकता और अस्तित्व की कहानी। यह विरोधाभास बताता है कि जो वास्तविकता हम अनुभव करते हैं वह शायद उतनी ठोस और निश्चित नहीं है जितनी हम सोचते हैं। यह सवाल उठाता है, क्या हमारी इच्छा स्वतंत्र है या हम केवल क्वांटम कण हैं जो एक विशाल ब्रह्मांडीय प्रयोग में भाग ले रहे हैं, जहां हम कई संभावनाओं में एक साथ मौजूद रहते हैं जब तक कोई हमें देखकर हमारी किस्मत तय नहीं करता। आज रात जब आप अपने कमरे में बैठे हों तो एक पल के लिए इस विरोधाभास पर विचार कीजिए। अपने जीवन के बारे में सोचिए, अपने निर्णयों के बारे में और उस वास्तविकता के बारे में जो आप अनुभव करते हैं। क्या आप एक सुपरपोजिशन की स्थिति में जी रहे हैं जहां अनगिनत संभावनाएं एक साथ मौजूद हैं, इंतजार करती हैं किसी एक दृष्टि की जो आपको एक निश्चित स्थिति में बदल दे, या फिर आप पहले से ही पूर्ण रूप से जिंदा हैं एक ऐसी वास्तविकता में जो देखने पर निर्भर नहीं है? इस खंड के अंत में याद रखिए कि श्रोडिंजर की बिल्ली केवल क्वांटम भौतिकी के बारे में नहीं है। यह हमारी वास्तविकता, जीवन और मृत्यु की धारणा के बारे में है। यह एक याद दिलाने वाली कहानी है कि जो दुनिया हमें दिखती है वह उतनी वास्तविक नहीं हो भी सकती है, और जो वास्तविकता हम गढ़ते हैं वह केवल हमारी इंद्रियों से कहीं अधिक पर निर्भर करती है। एक गहरी सांस लीजिए, इस पर विचार कीजिए और जान लीजिए, वास्तविकता श्रोडिंजर की बिल्ली की तरह शायद उतनी ठोस नहीं है जितना आपने कभी सोचा था। क्या आपने कभी सोचा है, अगर आप उस दिन उस ट्रेन में चढ़ जाते, या किसी और कॉलेज में दाखिला ले लेते, या शायद उस एक फोन कॉल का जवाब दे देते, तो आज आपकी जिंदगी कैसी होती? यह सवाल सिर्फ पछतावे या कल्पना नहीं है। यह क्वांटम भौतिकी के एक सबसे आकर्षक और विचलित कर देने वाले विचार का हिस्सा है, जिसे हम कहते हैं द मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन। यह सिद्धांत कहता है कि हर निर्णय, हर यादृच्छिक कर क्वांटम घटना एक नई दुनिया की रचना करता है। हर संभावना, चाहे वह छोटी सी हो या बड़ी, किसी वैकल्पिक ब्रह्मांड में वास्तविकता बन जाती है। सोचने में ही थोड़ा चक्कर सा आने लगा ना? आइए थोड़ा धीमे चलते हैं, एक गहरी सांस लेते हैं और इस अजीब से विचार में उतरते हैं कि आप केवल एक संस्करण में नहीं बल्कि अनगिनत संस्करणों में अस्तित्व रखते हैं। एक क्वांटम प्रयोग से शुरू हुआ दरवाजा, इस विचार की शुरुआत हुई 1957 में, जब भौतिक शास्त्री ह्यू एवरेट तीसरे ने क्वांटम मैकेनिक्स को एक नए दृष्टिकोण से देखने की कोशिश की। पारंपरिक क्वांटम मैकेनिक्स कहता है कि जब तक आप किसी कण को देख नहीं लेते, वह कई अवस्थाओं में एक साथ विद्यमान रहता है, जिसे हम सुपरपोजिशन कहते हैं, और जैसे ही अवलोकन होता है वह एक निश्चित अवस्था में गिर जाता है, यानी उसका वेव फंक्शन कोलैप्स कर जाता है। यह विचार थोड़ा अजीब लगता है, जैसे वास्तविकता तब तक असली नहीं जब तक कोई उसे देख न ले। एवरेट ने कहा, क्यों मान लें कि वेव फंक्शन überhaupt गिरता है? अगर वेव फंक्शन कोलैप्स नहीं करता तो क्या होता? शायद हर संभावना एक साथ अस्तित्व में रहती है, लेकिन अलग अलग दुनियाओं में। इसका मतलब, जब भी कोई निर्णय होता है या कोई घटना अनिश्चित होती है तो ब्रह्मांड विभाजित हो जाता है और हर संभावित परिणाम के लिए एक अलग ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। हर निर्णय के दो रास्ते। अब सोचिए, आप एक सड़क पर खड़े हैं, दो रास्ते आपके सामने हैं। एक रास्ते पर आप ऑफिस जाते हैं, दूसरे पर आप कॉलेज के दोस्त से मिलने चल देते हैं। आपने पहला विकल्प चुना, लेकिन मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन कहता है कि दूसरा विकल्प भी हुआ, लेकिन एक समानांतर ब्रह्मांड में। उसी क्षण ब्रह्मांड विभाजित हुआ, एक जिसमें आप ऑफिस गए और एक जिसमें आप दोस्त से मिले। और यह सिर्फ आपके चुनावों तक सीमित नहीं है। हर बार जब एक क्वांटम कण ऊपर या नीचे घूमने का मौका लेता है, एक विभाजन होता है। हर बार जब कोई रेडियोधर्मी परमाणु सड़ता है या नहीं सड़ता, एक और ब्रह्मांड बनता है। इसका अर्थ, हर सेकंड, हर माइक्रोसेकंड अनंत नए ब्रह्मांड बन रहे हैं। हर संभावना वास्तविक है किसी न किसी वैकल्पिक दुनिया में। समानांतर जो कभी मिल नहीं सकते, इन कई ब्रह्मांडों के बारे में सोचना आकर्षक है, लेकिन विचलित करने वाला भी। कल्पना कीजिए, एक आप है जो अपना सपना पूरा करता है,
एक आप है जो किसी और शहर में रहता है, एक आप है जो कभी किसी से प्रेम में नहीं पड़ा, और एक आप है जो शायद किसी दुर्घटना में जीवित भी नहीं रहा। हर संभव संस्करण आपकी जिंदगी का कहीं ना कहीं अस्तित्व में है, लेकिन आप उन तक पहुंच नहीं सकते। हर ब्रह्मांड एक बंद बुलबुले की तरह है। कोई संपर्क नहीं, कोई संवाद नहीं। आप अपनी वास्तविकता में ही बंद हैं। यह भावना कभी कभी अस्तित्वगत संकट, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जैसी लग सकती है। अगर हर संभावना वास्तविक है, तो क्या आपकी वर्तमान जिंदगी भी किसी और के लिए सिर्फ एक विकल्प है? क्या आपके निर्णय वास्तव में मायने रखते हैं? अगर हर निर्णय किसी ब्रह्मांड में पहले से ही हो चुका है, फ्री विल या माया, मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन, एक और बड़ी बहस को जन्म देता है, स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल की। अगर हर निर्णय का हर संभावित परिणाम किसी न किसी ब्रह्मांड में हो ही रहा है, तो क्या आपके चुनावों का कोई वास्तविक महत्व है? क्या आप सचमुच स्वतंत्र हैं, या आप सिर्फ एक धारा का अनुसरण कर रहे हैं जो पहले ही अनंत शाखाओं में बढ़ चुकी है? कुछ लोग कहते हैं कि यह सिद्धांत स्वतंत्र इच्छा को और शक्तिशाली बनाता है, क्योंकि आप हर चुनाव में एक नया ब्रह्मांड बनाते हैं। आप शाब्दिक रूप से अपनी वास्तविकता घटनाएं रच रहे हैं। हर निर्णय एक ब्रह्मांडीय कार्य है। लेकिन कुछ और लोग कहते हैं कि यह सिद्धांत नियतवादी, डिटर्मिनिस्टिक लगता है। हर संभावना पहले से ही लिखी है, हर आपका संस्करण अस्तित्व में है, आप केवल एक शाखा पर हैं, लेकिन असली नियंत्रण किसी के पास नहीं है। यह उलझन केवल वैज्ञानिक नहीं है, बल्कि दार्शनिक भी है। आपको क्या लगता है? क्या आप अपनी जिंदगी के रचयिता हैं, या एक दर्शक जो एक क्वांटम धारा में बह रहा है? स्मृतियां तो पहचान और अनंत। आप चलिए एक और परत को खोजते हैं, पहचान, आइडेंटिटी की। अगर अनंत आप अस्तित्व में हैं, तो आप कौन हैं? क्या आप वह हैं जो यह खंड पढ़ रहे हैं, या वह जो किसी और दुनिया में कुछ और कर रहे हैं? क्या आपकी यादें ही आपको परिभाषित करती हैं? तो अगर आपकी यादें थोड़ी सी बदल जाएं, क्या आप वही व्यक्ति रहेंगे? यह मैनी वर्ल्ड सिद्धांत पहचान को घुला देता है, क्योंकि एक ब्रह्मांड में आप कलाकार हैं, एक में वैज्ञानिक, एक में एकांतवासी, एक में अपराधी। हर संस्करण अलग निर्णय, अलग पछतावा, अलग खुशी महसूस करता है, और फिर भी उन सभी की उत्पत्ति एक ही है, आप। यह एक स्थिर एकल स्व के विचार को चुनौती देता है। शायद आप एक बहुलता हैं, एक बदलती शाखाओं में बटी पहचान जिसका कोई एक रूप नहीं है। क्या कोई प्रमाण है? सबसे स्पष्ट सवाल जो मन में आता है, अगर यह सिद्धांत सत्य है, तो हमें कभी उसका कोई प्रमाण क्यों नहीं मिलता? सही बात है, अब तक कोई भी प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिला है कि समानांतर ब्रह्मांड अस्तित्व में है। न कोई संकेत, न कोई देखने योग्य संपर्क। लेकिन मैनी वर्ल्ड्स सिद्धांत को क्वांटम मैकेनिक्स की गणनाएं समर्थन करती हैं। यह एक गणितीय रूप से सुसंगत व्याख्या है, एक जो कोलैप्स सिद्धांत की आवश्यकता को हटा देती है। बहुत से भौतिक शास्त्री इसे गंभीरता से लेते हैं, और कुछ तो मानते हैं कि यह आखिरकार सही व्याख्या हो सकती है क्वांटम जगत की। लेकिन जब तक कोई प्रत्यक्ष परीक्षण नहीं होता, यह सिद्धांत एक दार्शनिक और सैद्धांतिक जिज्ञासा ही रहेगा, एक मानसिक प्रयोग, एक भयावह संभावना, जिंदगी का एक नया नजरिया। फिर भी इस सिद्धांत का प्रभाव केवल विज्ञान तक सीमित नहीं है। जब आप इस विचार को अपनी दैनिक जिंदगी पर लागू करते हैं, तो एक नई संवेदनशीलता विकसित होती है। हर क्षण पवित्र लगता है, हर चुनाव एक द्वार बन जाता है एक नए अस्तित्व की ओर। आप महसूस करते हैं कि जीवन का हर सेकंड अनंत रूप से समृद्ध है, शाखाओं में बंटी हुई परिणतियों से भरा हुआ। शायद आप उस अपने संस्करण से कभी नहीं मिलेंगे जो अभिनेता बन गया, या वैज्ञानिक, या सन्यासी, लेकिन उसकी संभावना ही जीवन को गहराई दे देती है। हर सपना, हर डर, हर प्रेम, कहीं ना कहीं वह सब वास्तविक है। इस सिद्धांत के माध्यम से हम यह भी समझ सकते हैं कि पछतावे का कोई मतलब नहीं। अगर आपने कुछ चूका दिया, तो उसका एक वैकल्पिक संस्करण अस्तित्व में है। तो शायद रुके रहने की बजाय आप आभारी हो सकते हैं उस राह के लिए जिस पर आप हैं, यह जानते हुए कि यह अनंत संभावनाओं में से एक है। खुद से एक सवाल अंत में, जब आप अपनी वास्तविकता के बारे में सोच रहे हों,
एक क्षण लेकर खुद से एक सवाल पूछिए, अगर हर संस्करण ऑफ मी एग्जिस्ट करता है तो मैं इस संस्करण में कैसे जीना चाहता हूं? यह सवाल एक ब्रह्मांडीय दर्पण जैसा है जो आपको दिखाता है कि आपकी यह जिंदगी कोई यादृच्छिक शाखा नहीं बल्कि एक सार्थक चुनाव भी बन सकती है। आप उस चेतना के धारक हैं जिसे पता है कि हर निर्णय मायने रखता है, चाहे हर संभावना वास्तविक ही क्यों ना हो, क्योंकि आप इस राह पर हैं और यह क्षण आपके हाथ में है। आप स्वयं एक ब्रह्मांड हैं। रात के सन्नाटे में कभी ऐसा फील हुआ है जैसे सब कुछ अनरियल हो? आप अपने रूम में बैठे हो, फैन का स्लो हम चल रहा है, फोन की स्क्रीन आपके हाथ में चमक रही है और अचानक आपके अंदर एक अजीब सी फीलिंग उठती है कि शायद ये सब कुछ बनाया गया, जैसे कोई रियलिटी का नाटक चल रहा है और आप उसके सिर्फ एक कैरेक्टर हो। यह आइडिया अब्सर्ड लग सकता है, पर यह एक रियल साइंटिफिक और फिलोसॉफिकल थियरी है, द सिमुलेशन हाइपोथेसिस। यह थ्योरी कहती है कि हो सकता है हमारी पूरी रियलिटी, जो कुछ भी हम देखते, फील करते, एक्सपीरियंस करते हैं, एक्चुअली एक कंप्यूटर सिमुलेशन हो। ना जादू, ना फैंटेसी, बल्कि एक हाइपर एडवांस्ड सिविलाइजेशन की डिजिटल क्रिएशन जिसमें हर चीज प्री कोड हो सकती है। आपका पास्ट, आपके इमोशंस और शायद आपके चॉइसेस भी। चलिए इस थ्योरी के अंदर घुसते हैं, ध्यान से, धीरे धीरे, जैसे किसी सपने में चल रहे हों। ओरिजिन ऑफ द हाइपोथेसिस, जहां लॉजिक और मैडनेस एक दूसरे को टच करते हैं। सिमुलेशन हाइपोथेसिस का सबसे पॉपुलर वर्जन आया 2003 में फिलोसोफर निक बॉस्ट्रम के पेपर से। उसने बोला कि अगर फ्यूचर में टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल हो जाए कि वो किसी पूरी वर्चुअल वर्ल्ड को क्रिएट कर सके, तो पॉसिबिलिटीज 3 हैं। पहला, या तो इंटेलिजेंट स्पीशीज कभी इतनी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड नहीं हो पाती। दूसरा, अगर हो भी जाए तो वो इस तरह के सिमुलेशंस बनाने में इंटरेस्ट नहीं रखती। और तीसरा, उन्होंने ऐसे सिमुलेशंस ऑलरेडी क्रिएट कर लिए हैं और हम उन्हीं में से एक में जी रहे हैं। बॉस्ट्रम का कहना था कि अगर तीसरा ऑप्शन भी पॉसिबल है तो चांसेस हैं कि रियल रियलिटी के बजाय हम लोग एक वर्चुअल रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ऐसी रियलिटी जहां ट्रीज, एयर, पेन, प्यार सब कुछ कोड से बना हो। इस आइडिया में कुछ चिलिंग और सूदिंग दोनों चीजें हैं। चिलिंग इसलिए क्योंकि अगर हम रियल नहीं हैं तो हु आर वी। सूदिंग इसलिए क्योंकि शायद ये सब पेन, लॉस और स्ट्रगल एक डिजाइन्ड नैरेटिव है जिसका कोई बड़ा रीजन हो सकता है। आपका रूम भी कोड है। अब सोचिए, आपका रूम, उसकी वॉल्स, फर्नीचर, आपके फोन के नोटिफिकेशंस, सब कुछ बाइनरी कोड से बना हो। जो फिजिक्स के रूल्स आपको रियल लगते हैं, जैसे ग्रेविटी, टाइम, मोशन, वो सिर्फ रूल्स ऑफ द सिमुलेशन हो सकते हैं। जैसे किसी वीडियो गेम में कैरेक्टर को लगता है कि वो जंप कर रहा है, लेकिन वो जंप एक सेट फॉर्मूला फॉलो करता है। वैसे ही हो सकता है कि आपकी हर मूवमेंट, हर रिएक्शन किसी सिमुलेशन के फ्रेमवर्क के अंदर होती हो। अगर आप एक ट्री को देखो तो आपको लगता है कि वो वहां फिजिकल फॉर्म में है, लेकिन शायद उस मोमेंट जब आप उस ट्री को देख रहे हो तभी उसका कोड लोड हुआ हो। जैसे किसी वीडियो गेम में जब प्लेयर किसी एरिया में जाता है तभी उसका बैकग्राउंड रेंडर होता है। जब आप उस ट्री से दूर चले जाते हो वो डेटा मेमोरी में से डिलीट हो जाता है। इसका मतलब यह हो सकता है कि रियलिटी ऑन डिमांड जनरेट होती है, सिर्फ जब आप उसे परसीव करते हो। यह बात क्वांटम मैकेनिक्स से भी लिंक होती है। एक फेमस एक्सपेरिमेंट, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यह दिखाता है कि पार्टिकल्स का बिहेवियर तब तक अनडिफाइंड होता है जब तक कोई ऑब्जर्वर उन्हें देख नहीं लेता। एज इफ द वर्ल्ड वेट्स फॉर यू टू लुक एट इट, फिर डिसाइड करता है कि क्या होना चाहिए। अब यह कोइंसिडेंस है या सिमुलेशन का डिजाइन, एनपीसीज और रियल प्लेयर्स। अगर यह सब सिमुलेशन है तो एक और डिस्टर्बिंग थॉट उठता है, क्या सभी लोग रियल हैं या कुछ लोग सिर्फ एनपीसी हैं, नॉन प्लेयर कैरेक्टर्स जो एक फिक्स्ड पैटर्न में बिहेव करते हैं। जैसे वीडियो गेम्स में कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो सिर्फ एक लाइन बोलते हैं बार बार, बिना अवेयरनेस है। ये क्या हो सकता है कि आपके आसपास कुछ लोग सिर्फ कोड बेस्ड प्लेस होल्डर्स हों जिनका कोई डीपर कॉन्शियसनेस ही नहीं है। यह आइडिया अनकंफर्टेबल है लेकिन थॉट प्रोवोकिंग भी। शायद आप एक अवेयर एंटिटी हो
जिसे इस सिमुलेशन में डाला गया है किसी टेस्ट के लिए, किसी ऑब्जर्वेशन के लिए या किसी अननोन पर्पस के लिए। शायद आपका दुख, आपका स्ट्रगल, आपका जॉय किसी और के लिए एक डेटा पॉइंट है। क्या हो सकता है कि ड्रीम्स भी सिमुलेशन के साइड इफेक्ट्स हों, जैसे जब सिस्टम बैकग्राउंड में कुछ और प्रोसेस कर रहा हो और आपको रैंडम सिनेरियोज दिखाता हो, या डेजा व्यू, जब सिस्टम किसी मोमेंट को दोबारा रन करता है बाय एक्सीडेंट। क्या यह थ्योरी रियल हो सकती है? आप सोच रहे होंगे यह सब साईफाई लग रहा है, पर बहुत सारे सीरियस साइंटिस्ट्स और थिंकर्स इस थ्योरी को कंसिडर करते हैं। इलॉन मस्क ने एक बार बोला था कि देयर इज अ बिलियन टू 1 चांस दैट वी आर लिविंग इन बेस रियलिटी। मतलब शायद हम सिमुलेशन में ही हैं। टेक्नोलॉजी का प्रोग्रेस देख के भी यह थ्योरी रियल लगने लगती है। सिर्फ 30 से 40 साल में हम 8 बिट वीडियो गेम्स से लेके हाइपर रियलिस्टिक और वर्चुअल वर्ल्ड्स बना चुके हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज पोएम्स लिख रहा है, आर्ट बना रहा है और इंसान जैसी बात कर रहा है। अगर 1000 साल बाद कोई सुपर एडवांस्ड सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करे तो उनके लिए एक पूरी ह्यूमन लेवल कॉन्शियसनेस का सिमुलेशन बनाना बच्चा खेल होगा। और अगर ऐसी सिविलाइजेशन एग्जिस्ट कर चुकी है तो क्या गारंटी है कि हम उसी के एक सिमुलेशन का हिस्सा नहीं? सिमुलेशन में कौन है क्रिएटर? अगर हम सिमुलेशन में हैं तो ऑब्वियस सवाल है, किसने बनाया? क्या कोई एलियन स्पीशीज है जो ह्यूमन हिस्ट्री को देख रही है? क्या कोई हायर बीइंग है जिसे आप भगवान कहते हो लेकिन एक्चुअली वो एक एडवांस प्रोग्रामर है? क्या आप एक स्कूल प्रोजेक्ट हो किसी गैलेक्टिक स्टूडेंट का? और अगर कोई क्रिएटर है तो क्या उसने सिमुलेशन को ऑब्जर्व करने के लिए डिजाइन किया है? क्या वो हमारे रिएक्शन, इमोशन और चॉइस रिकॉर्ड कर रहा है? या क्या हम अपने ही एंसेस्टर्स के द्वारा बनाए गए एक सिमुलेशन में हैं जहां पास्ट को रीलाइव करने की कोशिश की जा रही हो? ये क्वेश्चंस डिस्टर्ब करते हैं लेकिन एक स्पिरिचुअल लेयर भी खोलते हैं। शायद गॉड का मतलब ही एक कॉस्मिक प्रोग्रामर हो। शायद प्रेयर्स एक काइंड ऑफ बग रिपोर्ट है। शायद एनलाइटनमेंट का मतलब है सिस्टम के रूल्स को समझ के उससे ट्रांसेंड करना। क्या एस्केप पॉसिबल है? अगर हम सिमुलेशन में हैं तो क्या हम इससे एस्केप कर सकते हैं? क्या कोई ग्लिच, कोई लूप होल हो सकता है जहां से हम आउटसाइड देख सकें? हो सकता है कुछ रेयर मोमेंट्स जैसे इंटेंस डेजा वू, लूसिड ड्रीम्स या डीप मेडिटेशन एक्चुअली सिमुलेशन के वॉल्स को टच करते हों। कुछ लोग मानते हैं कि साइकेडेलिक एक्सपीरियंसेस या स्पिरिचुअल अवेकनिंग्स एक्चुअली सिमुलेशन के कर्टन के पार का एक ग्लिम्स हो सकते हैं। आपने सुना होगा, लोग कहते हैं मैं ट्रिप के दौरान समझ गया कि रियलिटी फेक है, या मुझे लगा मैं एक सिमुलेशन में हूं। शायद एनलाइटनमेंट का मतलब ही ये हो कि आप रियलाइज करो कि आप प्लेयर हो और रूल्स को समझ के सिस्टम के बियॉन्ड सोचना शुरू करो। जैसे वीडियो गेम का कैरेक्टर जाने कि वो सिर्फ पिक्सेल्स नहीं बल्कि एक कोड है और उस कोड के परे कोई रियल चीज एग्जिस्ट करती है। तो क्या करें? यह थ्योरी स्कैरी है, पर शायद एक पीसफुल रियलाइजेशन भी हो सकती है। अगर सब कुछ सिमुलेशन है तो पेन भी टेम्पररी है और लॉस भी। शायद इस रियलाइजेशन से आप ज्यादा अवेयर जी सको। हर मोमेंट में डेप्थ हो, जैसे कोई जानता हो कि कैमरा चल रहा है। हर डिसीजन में क्लैरिटी हो, जैसे कोई गेमर स्ट्रैटेजी बना रहा हो। और अगर ये सब एक टेस्ट है तो आप किस तरह परफॉर्म करोगे? क्या आप बस स्क्रिप्ट फॉलो करोगे या सिस्टम के अंदर मीनिंग ढूंढोगे? अंत में एक सवाल, अगर कल सुबह आपको पता चले कि ये दुनिया एक सिमुलेशन है तो आप कुछ बदलोगे या फिर आप वैसे ही जीना चाहोगे, नोइंग कि यू आर मोर देन द प्रोग्राम? शायद वही रियलाइजेशन सिमुलेशन का अल्टीमेट गोल हो कि आप खुद को जाने, चाहे दुनिया असली हो या नहीं। क्या आपने कभी सोचा है अगर आपकी यादें ही नकली हों? जैसे अभी जो आप पढ़ रहे हैं वह सिर्फ इस पल में आपके दिमाग में उभरा हो, बिना किसी असली अतीत के, बिना किसी वास्तविक दुनिया के, बिना किसी उत्पत्ति के। जो चीजें आपको अपनी पूरी जिंदगी लगती हैं, आपका बचपन, आपकी मां की मुस्कान, पहला प्यार, स्कूल के दोस्तों के मजाक, क्या पता ये सब सिर्फ एक भ्रम हो? सिर्फ इस पल में यादृच्छिक रूप से उत्पन्न हुई एक कल्पना
जिसका आपको वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। यह विचार किसी डरावनी कहानी का मोड़ नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक विरोधाभास है जिसका नाम है बोल्ट्जमैन ब्रेन। चलिए इस खामोशी में उतरते हैं, इस सिहरन भरे और रहस्यमयी सिद्धांत में, धीरे धीरे। जैसे रात के 3 बजे आप अकेले बैठे हों और दुनिया का हर सवाल एक सूने ठंडे शून्य में खो रहा हो। कहानी की शुरुआत एंट्रोपी, क्रम और थर्मोडायनामिक्स। सबसे पहले हम जानते हैं बोल्ट्जमैन कौन थे। लुडविग बोल्ट्जमैन एक 19वीं सदी के भौतिक विज्ञानी जिन्होंने एंट्रोपी का सिद्धांत दिया। एंट्रोपी अर्थात अव्यवस्था, बिखराव। हर तंत्र स्वाभाविक रूप से अराजकता की ओर बढ़ता है। अगर आप एक कमरे को अकेला छोड़ दें तो वह धीरे धीरे अस्त व्यस्त हो जाता है, व्यवस्थित नहीं। क्रम से अव्यवस्था की ओर जाना प्रकृति का मूल नियम है। यह नियम थर्मोडायनामिक्स के नियमों से निकला है। पर यहां एक छोटी सी बदलाव की बात आती है। बोल्ट्जमैन ने कहा, अगर ब्रह्मांड अनंत है तो अराजक यादृच्छिक उतार चढ़ावों के जरिए कभी कभी क्रम भी उत्पन्न हो सकता है। मतलब अगर आप एक अनंत समय के कैनवास पर देखें तो यादृच्छिकता से कभी एक गैलेक्सी बन सकती है, कभी एक ग्रह, और कभी एक मस्तिष्क, एक पूर्ण रूप से बना सचेत दिमाग। और यहीं से बोल्ट्जमैन ब्रेन विरोधाभास उत्पन्न होता है। बोल्ट्जमैन ब्रेन सिर्फ एक सोच, बिना किसी दुनिया के। बोल्ट्जमैन ब्रेन सिद्धांत कहता है कि अगर यादृच्छिकता से कुछ भी संभव है तो किसी पल में, किसी रिक्तता में एक ऐसा मस्तिष्क अपने आप उत्पन्न हो सकता है जिसके पास पूरी तरह से बनी हुई यादें हो सकती हैं। जैसे कि उसने एक पूरी जिंदगी जी ली हो, मां का प्यार महसूस किया हो, दोस्तों के साथ हंसी बांटी हो, दिल टूटने का दर्द झेला हो, और अब वो यूट्यूब पर एक स्क्रिप्ट पढ़ रहा हो। लेकिन वास्तविकता में वो मस्तिष्क बस इस पल में अस्तित्व में है। कोई भौतिक शरीर नहीं, कोई पृथ्वी नहीं, कोई वास्तविक अतीत नहीं, सिर्फ एक वास्तविकता का भ्रम। उस दिमाग को लगता है कि वह एक वास्तविक दुनिया में जी रहा है, लेकिन असल में उसका अतीत कभी अस्तित्व में ही नहीं था। जरा सोचिए, आप इस वक्त जो महसूस कर रहे हैं, उस आरामदायक बिस्तर की सतह, फोन की स्क्रीन का ठंडा कांच, नीचे से आती पंखे की आवाज, क्या पता ये सब आपके मस्तिष्क में इस सेकंड में ही उत्पन्न हुआ हो और एक नैनो सेकंड बाद सब कुछ समाप्त हो जाए। क्या आप एक बोल्ट्जमैन ब्रेन हैं? यह सिद्धांत विचलित करता है क्योंकि यह सीधे आपकी पहचान, आपकी वास्तविकता और आपके अस्तित्व पर सवाल उठाता है। सोचिए, अगर आप एक बोल्ट्जमैन ब्रेन हैं तो आप जितनी भी वैज्ञानिक तर्क शक्ति लगाएं, वह सब भी आपके भ्रम का हिस्सा हो सकती है। आप जो पढ़ रहे हैं, जो लॉजिक इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी बस आपके भ्रम के नियम हो सकते हैं। एक बोल्ट्जमैन ब्रेन को कैसे पता चलेगा कि वो बोल्ट्जमैन ब्रेन है? पता नहीं चल सकता। उसके पास यादें हैं, तर्क है, भावना है, लेकिन कोई भी ठोस प्रमाण नहीं है कि ये यादें किसी वास्तविक दुनिया से आई हैं। उनके पीछे कोई वास्तविक कारण हो भी सकता है या नहीं भी। अगर आप अभी इस वक्त कॉफी पी रहे हैं तो हो सकता है उस कॉफी की याद भी इस पल में ही उत्पन्न हुई हो, उसका स्वाद भी झूठा हो और उसकी महक भी। एक यथार्थवादी भ्रम, लेकिन सिर्फ भ्रम। क्या यह विज्ञान का अपमान है या उसकी सुंदरता? कुछ लोग कहते हैं कि बोल्ट्जमैन ब्रेन विरोधाभास एक वैज्ञानिक मूर्खता है, एक सैद्धांतिक तर्क में दोष। क्योंकि अगर हम स्वीकार कर लें कि बोल्ट्जमैन ब्रेन का अस्तित्व वास्तविक रूप से विकसित इंसानों की तुलना में अधिक संभावित है, तो विज्ञान का पूरा मॉडल ही ध्वस्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि फिर हम किसी भी अवलोकन पर भरोसा नहीं कर सकते। क्या गुरुत्वाकर्षण वास्तविक है? क्या समय वास्तविक है? क्या विज्ञान का कोई प्रयोग अतीत में हुआ भी था, या बस उसकी याद आपके दिमाग में यादृच्छिक रूप से आ गई? पर कुछ चिंतक कहते हैं यह सिद्धांत विज्ञान की सुंदरता को उजागर करता है, क्योंकि विज्ञान सिर्फ तथ्यों का एक सेट नहीं, बल्कि उन तथ्यों को चुनौती देने की हिम्मत भी होता है। अगर हम अपनी वास्तविकता को सवालों के घेरे में नहीं लाते तो हम कभी भी सत्य के पास नहीं पहुंच सकते। शायद बोल्ट्जमैन ब्रेन सिद्धांत हमें यह याद दिलाने आया है कि निश्चितता भी एक भ्रम हो सकती है।
चेतना का गेम चेंजर यह विरोधाभास चेतना को एक नए स्तर पर ले जाता है। आमतौर पर हम मानते हैं कि चेतना शरीर के माध्यम से होती है, मस्तिष्क, नसें, इंद्रियों के जरिए। लेकिन बोल्ट्जमैन ब्रेन सिद्धांत कहता है एक मस्तिष्क बिना शरीर के, बिना इंद्रियों के भी पूरी तरह से जागरूक हो सकता है, सिर्फ एक क्षण के लिए, और तब भी वह प्यार महसूस कर सकता है, डर, तन्हाई, ज्ञान की अनुभूति, सिर्फ एक पलक झपकने जितने पल में। यह विचार मस्तिष्क को झकझोर देने वाला है कि आपका पूरा अस्तित्व सिर्फ एक सोच हो सकता है, बिना किसी दुनिया के। और फिर सवाल उठता है, अगर आप अभी वास्तविक भी हैं तो क्या गारंटी है कि कल सुबह आप फिर से वास्तविक होंगे, या फिर एक नए विचार के रूप में किसी नए शून्य में एक और बोल्ट्जमैन ब्रेन बन जाएगा जिसे लगेगा कि वह कल से जी रहा था। सपने, डेजावू और सिमुलेशन से रिश्ता। कुछ लोग बोल्ट्जमैन ब्रेन को सिमुलेशन थ्योरी से जोड़ते हैं। शायद हम सब सिमुलेशन में नहीं बल्कि टुकड़ों में बंटी सोचे ने हैं, यादृच्छिक रूप से उत्पन्न होते क्षणिक दिमाग, जिन्हें एक अज्ञात शून्य में जीवन का भ्रम दिया गया है। सपने और डेजावू भी इस सिद्धांत में नए रंग ले लेते हैं। जब आप किसी सपने में होते हैं तो आपको सब कुछ असली लगता है, आपका अतीत भी, आपके संबंध भी। पर जैसे ही आप जागते हैं सब गायब हो जाता है। क्या पता यह जिंदगी भी एक सुपर ड्रीम हो, बोल्ट्जमैन ब्रेन के आयाम में। डेजावू भी ऐसा लगता है जैसे कुछ पहले हो चुका हो, पर वास्तव में क्या पता वह स्मृति इस पल में ही घड़ी गई हो, बिना किसी वास्तविक अतीत के, जैसे सोच में आया एक ग्लिच। क्या यह निरर्थकता है या मुक्ति? अब स्वाभाविक बात है, ऐसे विचार प्रयोग कुछ लोगों को अस्तित्वगत संकट में डाल देते हैं। क्या अर्थ है किसी चीज का अगर सब कुछ भ्रम है? अगर मैं ही वास्तविक नहीं हूं तो फिर दुख और सुख का क्या अर्थ है? पर एक दूसरा दृष्टिकोण भी हो सकता है कि यह सिद्धांत एक मुक्ति हो, कि अगर सब कुछ सिर्फ एक क्षणिक चेतना का खेल है तो हर क्षण अनमोल है। हर सांस, हर अनुभूति, हर हंसी, अगर वह सिर्फ इस पल में है तो उसे गहराई से जियो, पूरी तरह से महसूस करो, क्योंकि यही तुम्हारा अब है, यही तुम्हारी कहानी है। और अगर कहानी झूठी भी है तो भी तुम उसके नायक हो। एक सन्नाटा जहां से सवाल निकलते हैं। अब जब आप रात के 3 बजे जाग रहे हो और सीलिंग फैन की घूमती हवा में अपने विचारों की धड़कनें सुनकर रुके हो, तो एक सवाल अपने आप उभरता है, क्या मैं वास्तविक हूं? और अगर मैं वास्तविक नहीं भी हूं, अगर मैं सिर्फ एक बोल्ट्जमैन ब्रेन हूं, तो क्या फर्क पड़ता है? मेरे लिए तो यह पल ही सब कुछ है। शायद यही मेरी अनंतता है। और अगर आप भी एक बोल्ट्जमैन ब्रेन हो तो अभी इस पल में हम दोनों एक ही भ्रम में जुड़ गए हैं। बस एक पल के लिए इतना जादू काफी सी नहीं है क्या?